प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हरिओम भारद्वाज 10वीं कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हमारा विषय है वाच्य। जी हाँ, वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वाच्य का अर्थ। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात हम जो कुछ बोलते हैं उसका जो विषय है वो वाच्य कहलाता है। इसमें कोई एक मुख्य बिंदु होता है, कर्ता, कर्म या भाव। परिभाषा क्या हुई? सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वाच्य की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जी हाँ, ये हुई वाच्य की परिभाषा। परिभाषा के बाद हम बात करते हैं वाच्य के भेद। विद्यार्थियों, वाच्य के प्रायः दो भेद होते हैं। वाच्य कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य। लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे सीधे वाच्य के तीन भेद। वाच्य भेद में आपको मिलेंगे तीन भेद, और तीन भेदों में आपको मिलेंगे सबसे पहले कर्तृवाच्य मिलेगा, उसके बाद आपको कर्मवाच्य मिलेगा और फिर आपको भाववाच्य मिलेगा। इस प्रकार करके ये तीन भेद हो जाते हैं। यहाँ यदि हम करते हैं तो वाच्य पहले कर्तृवाच्य, फिर अकर्तृवाच्य, फिर अकर्तृवाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ तक। इसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं वाच्य का भेद कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य के बारे में हम, जैसा कि नाम से ही विदित है, कर्तृवाच्य अर्थात कर्तृवाच्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया के रूपांतर का विषय हमें पता चले क्या है, कर्ता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कर्तृवाच्य जहां क्रिया कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार, वहां कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य सकर्मक क्रियाओं से भी होता है और अकर्मक क्रियाओं से भी होता है। बस फर्क इतना है, इसमें प्रधान होता है कर्ता। क्रिया के लिंग, वचन आदि सब किसके अनुसार होते हैं? इस कर्ता के अनुसार होते हैं, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य का, जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई गई है और क्रिया के लिंग वचन सब किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे। तो देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्ता कौन हुआ? राम। क्रिया कौन सी हुई? पढ़ता है। कर्ता पुल्लिंग, एक वचन। क्रिया पुल्लिंग, एक वचन। इस प्रकार जब कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बाद हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य जिसमें प्रधानता होगी, प्रधानता कर्म की, अर्थात वाच्य की क्रिया किसके अनुसार जाएगी? कर्म के अनुसार जाएगी। कर्म के
अनुसार जाएगी वो कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा लगे हुए होते हैं और कर्म के साथ चिन्ह होता है को, वो नहीं मिलता है आपको, कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्मवाच्य जैसे हमने पहले एक उदाहरण दिया, हाँ राम पुस्तक पढ़ता है, ये उदाहरण हमने लिया। ये कर्ता, ये क्रिया और ये कर्म है, ठीक है। लेकिन ये वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा? राम बताया मैंने, कर्ता के साथ के या से के द्वारा लगे होते हैं। जैसे यहां बता देता हूं आपको, से द्वारा और के द्वारा का प्रयोग होता है, ठीक है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां देखिए, पुस्तक कर्म है, स्त्रीलिंग है, एक वचन। तो ऐसे ही आप यहां भी देखिए, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग है और इसके अनुसार कर्म के अनुसार, ठीक है, एक वचन। इस प्रकार कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है, सकर्मक, क्योंकि नाम ही क्या है? कर्मवाच्य। तो जहां क्रिया के साथ कर्म होगा ही नहीं जिस वाच्य में, वहां कर्मवाच्य नहीं होगा। यह आप याद रखें, क्योंकि उन्हीं क्रियाओं से कर्मवाच्य होता है जिनमें कर्म होता है, अन्यथा कर्मवाच्य नहीं होता। तो कर्मवाच्य की क्रिया नित्य कैसी होती है? सकर्मक होती है। कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ये था कर्मवाच्य। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हम बात करेंगे हमारा तीसरा भेद, जो अकर्तृवाच्य का दूसरा भेद है, और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है भाववाच्य। क्या नाम है? भाववाच्य। भाववाच्य जैसा कि ये है भाव, तो यहां अर्थ क्या है? जो क्रिया है, क्रिया, उसका भाव या उसका अपना जो अर्थ है, उसी की प्रधानता रहती है, उसी की प्रधानता रहती है। अर्थात कर्ता कैसा होता है? गौण हो जाता है। कर्म इनमें होता ही नहीं है, तो फिर क्या बचा? क्रिया बची। और क्रिया कैसी होती है? भाववाच्य की क्रिया, ये क्रिया यहां स्वतंत्र हो जाती है, किसी के अधीन नहीं रहती। हमने देखा कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अधीन थी? कर्ता के अधीन थी। कर्मवाच्य में किसके अधीन हुई? कर्म के अधीन हुई। और यहाँ भाववाच्य, यानी यहाँ कर्म है नहीं, कर्ता गौण हो गया, तो क्रिया स्वतंत्र हो गई। और स्वतंत्र क्रिया विद्यार्थियों अपना ही भाव है, उसकी प्रधानता रखती है। और यह स्वतंत्र क्रिया नित्य कैसी होती है? एक वचन की होती है और पुल्लिंग होती है, साथ में अन्य पुरुष की होती है। ये क्रिया होती है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, भाववाच्य का उदाहरण। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाववाच्य केवल कैसी क्रियाओं से बनता है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही
बनता है। अकर्मक क्रियाएं होती हैं भाववाच्य में, किसी क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, यदि कर्म होगा तो फिर वह कहाँ चली जाएगी, कर्मवाच्य में चली जाएगी। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखिए इसका, जैसे बच्चे सोते हैं, बच्चे सोते हैं, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य। ये इसलिए आपको पहले मैंने बताया कि मैं आपको समझा सकूं कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं से होता है। ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, बीच में कर्म नहीं है। अब इसका भाववाच्य बनेगा, जैसे कर्ता को गौण कर देंगे, और गौण करेंगे तो क्या होगा, गौण करेंगे तो उसके सामने से या के द्वारा लगा देंगे। बच्चे सोते हैं अर्थात बच्चों से द्वारा या के द्वारा सोया जाता है, बच्चों के द्वारा सोया जाता है। ये क्रिया नित्य, मैंने बताया आपको नित्य कैसी रहती है, नित्य एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की रह जाती है। इसका हम देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इनको, यही समझने वाली बात है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक जैसी रहती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा सोता है, कर्तरी है ना, बच्चे सोते हैं, कर्तरी है, बच्ची सोती है, कर्तरी है। अब समझने वाली बात है इनका भाववाच्य। जैसे यहां देखिए आप, बच्चा सोता है, बच्चे के द्वारा सोया जाता है। यहां नोटिस करना है आपको, ये देखना है ऐसा, है ना। इसके बाद जैसे दूसरा देखते हैं, बच्चों से सोया जाता है। यहां देखिए आप, यही बात है वहां। यहां फिर देखिए स्त्रीलिंग आ गया, बच्ची से सोया जाता है। ये फिर देखिए इससे, ये ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, यहां देखना पहले, यहां पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन भाववाच्य की क्रिया सोया जाता है। यहां भी पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्रिया फिर वही आई है। यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन है, क्रिया फिर वही आई है। अर्थात इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये गौण हो गया, और गौण होने के बाद ये क्रिया कैसी हो गई है, स्वतंत्र क्रिया हो गई है। स्वतंत्र क्रिया, और स्वतंत्र क्रिया कैसी होती है, नित्य एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की ही होती है। तो ये था आज का हमारा विषय, वाच्य एवं उसके भेद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के नियम।